तो लाइट हैवीवेट डिवीजन को न्यू चैंपियन मिल गया है जिसका नाम जमाल हिल है। जमाल हिल ने पूरे 5 राउंड्स डोमिनेट किया ग्लोवर टेशेरा को और लाइट हैवीवेट बेल्ट अपने नाम की। और इसी हार के साथ ग्लोवर टेशेरा ने यूएफसी से रिटायरमेंट ले ली, जो काफी राइट डिसीजन था, क्योंकि इस फाइट में 43 इयर्स ओल्ड ग्लोवर टेशेरा जरा भी कीप अप नहीं कर पाया जमाल हिल के अगेंस्ट। पर इसके साथ जमाल हिल की भी काफी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जमाल हिल एक रेसलर के अगेंस्ट 5 राउंड्स तक जाएगा और डिसीजन विन करेगा। पर टू बी फेयर ये फाइट 3rd या 4th राउंड के बाद ही रेफरी को स्टॉप कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी पंच या फिर हेड किक लैंड हो रही थी ग्लोवर टेशेरा पे वाज किलिंग हिम। आप देख सकते हो राउंड 4 तक ग्लोवर टेशेरा के फेस की इतनी बुरी हालत थी कि ब्लड की वजह से उसको दिखना भी बंद हो गया था। ग्लोवर टेशेरा को देखने के लिए बार बार अपनी आईज के ऊपर से ब्लड को साइड करना पड़ रहा था। और इस फाइट में ग्लोवर टेशेरा लेवल्स बिहाइंड रह गया जमाल हिल के। ग्लोवर टेशेरा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि रेसलिंग, वहां पर भी ग्लोवर टेशेरा को सक्सेस नहीं मिली। पूरी फाइट में ग्लोवर टेशेरा को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली जमाल हिल की बैक को लेने के लिए, पर उधर भी जमाल हिल ने काफी ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई और अपनी बॉडी को रोल किया ताकि ग्लोवर टेशेरा उसको चोक आउट ना कर पाए। पर इस मोमेंट के अलावा पूरा टाइम जमाल हिल ने ग्लोवर टेशेरा को डोमिनेट किया। जमाल हिल ने सच में दिखा दिया कि उसकी ग्रैपलिंग कितनी ज्यादा अंडररेटेड है। जमाल हिल ने ऑलमोस्ट सारे ग्लोवर टेशेरा के टेक डाउन अटैक को डिफेंड किया और ग्लोवर टेशेरा को फोर्स किया स्टैंड अप फाइट करने के लिए। और स्टैंड अप में तो ग्लोवर टेशेरा जरा भी क्लोज नहीं था जमाल हिल के। 6 वीक्स की एक शॉर्ट नोटिस फाइट, और इस फाइट में जमाल हिल ने आउट ग्रैपल किया ग्लोवर टेशेरा को। इस फाइट में जमाल हिल के मेन वेपन्स थे स्ट्रेट पंचेस और लेफ्ट हेड किक। ये हेड किक्स ग्लोवर टेशेरा के लिए काफी खतरनाक निकली। मोस्ट ऑफ द हेड किक्स में ग्लोवर टेशेरा का रिएक्शन टाइम काफी स्लो था, पर जिन हेड किक्स को ग्लोवर टेशेरा ने मैनेज भी किया ब्लॉक करने का, उन हेड किक्स ने भी ग्लोवर टेशेरा को रॉक कर दिया। इस फाइट में ग्लोवर टेशेरा की बात की जाए तो ये काफी इंसेन था कि इतनी बड़ी एज में भी ग्लोवर टेशेरा ने ब्रूटल पंचेस को एब्सॉर्ब करके फाइट बैक किया। ग्लोवर टेशेरा की पंचेस लेने की एबिलिटी सच में काफी इंसेन है। यहां तक कि जमाल हिल ने भी फाइट को जीतने के बाद इंटरव्यू में बोला कि वो खुद सरप्राइज था कि उसने ग्लोवर टेशेरा पे सारे वेपन्स को थ्रो किया, पर स्टिल ग्लोवर टेशेरा नॉकआउट नहीं हुआ। जब भी फाइटर ऐसा लाइन हार्ट दिखाता है तो ये देखने में मजा तो आता है, पर रियलिटी में इतनी टफनेस दिखाना फाइटर की हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है। और थैंक गॉड ग्लोवर टेशेरा ने रिटायरमेंट ले ली। ज्यादा सही रहता कि ग्लोवर टेशेरा इस फाइट को जीतता अपनी होम कंट्री में और फिर रिटायरमेंट लेता, पर इसके अलावा भी 42 इयर्स की एज में चैंपियन बनना काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। तो ऑल द बेस्ट ग्लोवर टेशेरा को। और जमाल हिल के लिए ये देखना होगा कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। पर अब मूव ऑन करके बात करते हैं यूएफसी 283 की को मेन इवेंट फाइट के बारे में। इस को मेन इवेंट की फाइट प्रेडिक्शन में आई टोल्ड यू गाइस, इस पूरे फाइट वीक में ब्रैंडन मोरेनो मेंटली काफी ज्यादा फोकस लग रहा था, पर दूसरी तरफ डेविसन फिगरेडो बात कर रहा था बैंटमवेट डिवीजन में जाने का। फाइट की बात की जाए तो डेविसन फिगरेडो ने लास्ट फाइट में ब्रैंडन मोरेनो के जैब्स को काउंटर किया था अपनी लेग किक से, पर इस फाइट में ब्रैंडन मोरेनो ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाल लिया और ब्रैंडन मोरेनो ने स्टार्ट कर दिया रेसलिंग को यूज करना। इस फाइट में पावर की एडवांटेज तो स्टिल डेविसन फिगरेडो के पास थी, पर जो क्लियर डिफरेंस था इन दोनों फाइटर्स में वो था स्पीड का। ब्रैंडन मोरेनो बहुत ज्यादा स्पीड था डेविसन फिगरेडो के कंपैरिजन में, इसीलिए इस पूरी फाइट में डेविसन फिगरेडो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था अपने बिग राइट स्ट्रेट पंच को लैंड करने के लिए, पर ब्रैंडन मोरेनो वाज वेरी क्विक। इस फाइट में ब्रैंडन मोरेनो प्रॉपर गेम प्लान के साथ आया था। पिछली तीनों फाइट्स में ब्रैंडन मोरेनो ने ट्राई की थी अपने पंच कॉम्बिनेशंस को पूरा कंप्लीट करने का, जिसकी वजह से उसको कई बार डेविसन फिगरेडो का बिग पंच खाना पड़ता था। पर इस फाइट में ब्रैंडन मोरेनो के कोचेस ने काफी अमेजिंग गेम प्लान बनाया था, और ये गेम प्लान राउंड 1 के एंड में आप सुन भी सकते थे। मोरेनो के कोचेस का सिर्फ यही कहना था कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है डेविसन फिगरेडो से, इसीलिए उसको पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो नहीं करने हैं, बल्कि 1-2 पंचेस लैंड करके मूव करना है। यानी कि जैब और स्ट्रेट पंच लैंड करने के बाद ब्रैंडन मोरेनो को डेविसन फिगरेडो के लाइन ऑफ साइट से मूव करना है, ताकि डेविसन फिगरेडो को टाइम ही ना मिले खुद के पंचेस लैंड करने का। 35 इयर्स और फ्लाईवेट डिवीजन में होने का और हर बार ब्रूटल वेट कट करने के बाद आई न्यू इट, डेविसन फिगरेडो की परफॉर्मेंस में जरूर से इफेक्ट पड़ेगा।
और इस फाइट में हमें यही देखने को मिला। अल्टीमेटली राउंड 3 में ब्रैंडन मोरेनो ने ब्यूटीफुल पंच के साथ डेविसन फिगरेडो को कैच किया, जो बाय द वे एक आई पोक नहीं था, और डेविसन फिगरेडो को रॉक कर दिया। ऐसा लगा कि ब्रैंडन मोरेनो के इस पंच का नकल डायरेक्टली डेविसन फिगरेडो की आई पर जाके लगा, जिसकी वजह से राउंड 3 के बाद डेविसन फिगरेडो की आई पूरी तरह से शट हो गई और डॉक्टर को ये फाइट स्टॉप करने पड़ी। देयरफॉर ब्रैंडन मोरेनो इस फाइट को जीत गया बाय टेक्निकल नॉकआउट, और इसके साथ ब्रैंडन मोरेनो ने इस राइवलरी को भी जीत लिया। डेविसन फिगरेडो अब बैंटवेट डिवीजन में जाने वाला है, पर यह काम उसको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। पर लेट्स सी डेविसन फिगरेडो बैंटवेट डिवीजन में कैसा करता है। और अब बात करते हैं गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस नील मैग्नी की फाइट के बारे में। ये सब जानते थे कि नील मैग्नी की रेसलिंग एबिलिटी नोवेयर नियर है गिलबर्ट बर्न्स के। इस फाइट के बारे में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स ने प्रॉपर डोमिनेट किया नील मैग्नी को। नील मैग्नी का गेम प्लान तो सही था कि जैब्स और किक से अपनी रीच बनाए रखना, पर जैसे ही बर्न्स ने ये डिस्टेंस क्लोज किया और बॉडी लॉक करके नील मैग्नी को ग्राउंड में लेके गया, उसी टाइम से ये फाइट ओवर थी। और अल्टीमेटली गिलबर्ट बर्न्स ने नील मैग्नी को आर्म ट्रायंगल चोक से सबमिट कर दिया। फाइट के बाद इंटरव्यू में गिलबर्ट बर्न्स ने कॉल आउट किया कोबी कविंगटन को। तो अब ये देखना होगा कि कोबी कविंगटन किससे चूज करता है फाइट करने का, हामजा चिमाएव से या फिर गिलबर्ट बर्न्स से। यूएफसी तो चाहती है कि कोबी कविंगटन फाइट करे हामजा चिमाएव से, पर अल्टीमेटली ये कोबी कविंगटन के हाथ है कि वो किससे फाइट करना चाहता है। और ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि कोबी कविंगटन हामजा चिमाएव को छोड़कर गिलबर्ट बर्न्स से फाइट कर ले। अब बात करते हैं जॉनी वॉकर वर्सेस पॉल क्रेग फाइट के बारे में। जैसे ही जॉनी वॉकर ने अपनी पहली सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड की, ये पता चल गया कि ये फाइट ओवर होने वाली है। इस फाइट में जॉनी वॉकर ने स्टार्टिंग में काफी काम रहकर फाइट को एनालाइज किया, पर जैसे ही पॉल क्रेग ने जॉनी वॉकर की लेग को कैच किया, जॉनी वॉकर अनलीस्ड ऑन हिम। जॉनी वॉकर ऐसी मूवमेंट में काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है, और इस फाइट में भी जॉनी वॉकर ने अपने स्ट्रेट और बैक हैंड पंचेस से पॉल क्रेग को नॉकआउट कर दिया। इस नॉकआउट से यह पता चलता है कि जॉनी वॉकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब होपफुली जॉनी वॉकर ऐसे ही काम रहकर अपनी अपकमिंग फाइट्स में गेम प्लान को फॉलो करे, क्योंकि उसके पास वो सारी फिजिकल एबिलिटीज हैं जो उसको चैंपियन बना सकती है। जब से जॉनी वॉकर ने कॉनर मैग्रेगर के कोच जॉन केविना के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो जॉनी वॉकर ज्यादा काम और रिलैक्स रहता है अपनी फाइट्स में। तो अब ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जॉनी वॉकर कितनी जल्दी कम बैक करता है और अपनी अपकमिंग फाइट्स में कैसा परफॉर्म करता है। जेसिका आंड्राज वर्सेस लॉरेन मर्फी की फाइट में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि राउंड 2 के बाद रेफरी को चाहिए था कि वो इस फाइट को स्टॉप कर दे। लिटरली लॉरेन मर्फी की हालत ग्लोवर टेशेरा से भी बुरी थी। मेरी ओपिनियन में रेफरीज को चाहिए कि ऐसी फाइट्स को डिस्टेंस ना जाने दें और फाइट्स को वही स्टॉप कर दें। यूएफसी 283 का मेन कार्ड एक एवरेज कार्ड रहा, क्योंकि इस कार्ड में ना ही कोई बड़े नाम का फाइटर था और सारी ही फाइट्स में हमें वन साइडेड बीट डाउन देखने को मिले। होपफुली इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का यूएफसी 284 कार्ड में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले और वन साइडेड बीट डाउन्स ना जाएं। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।